हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं पूजा आपका आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने 11 को कर लिया है। आज हम हमारा 12 चैप्टर करेंगे जो रिलेटेड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। हमें पता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह कहाँ है, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में इनका वर्णन किया गया है। ये तत्व ऐसे तत्व होते हैं, ये ऐसे कर्तव्य होते हैं जो किसी कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन इनके लागू होने की जो निर्भरता है वह पूर्ण रूप से सरकार पर होती है कि सरकार की इच्छा है कि वह इन तत्वों को लागू करे या ना करे। इसके लिए आप किसी भी न्यायालय में याचिका दर्ज नहीं कर सकते। जैसे कि हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड अगर कोई भी हमें दिक्कत होती है, कोई भी हमारे मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, तो हम न्यायालय में जाकर याचिका दर्ज करवा सकते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, 5 रीट्स को जारी कर सकता है और उसके थ्रू हमें क्या मिल सकते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके पालन ना होने पर, इनके लागू ना होने पर हम किसी भी प्रकार के न्यायालय में याचिका दर्ज नहीं कर सकते। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, हमें पता है कि हमारे संविधान में कहीं भी सरकार का जिक्र नहीं किया गया है, वहाँ पर जिक्र किया गया है राज्य का। यानी कि राज्य के लिए ऐसे नियम कानून बने होते हैं जिससे कि जनता का क्या हो, कल्याण हो। ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत जिससे कि क्या हो, जनता का कल्याण हो। जनता के कल्याण के लिए यह कार्य किए जाते हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से सरकार की शक्ति पर, आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि सरकार को क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, समय समय पर नौकरियां निकालनी चाहिए, ठीक है, लोगों की ज़रूरतों का पालन करना चाहिए। लेकिन इसके लिए चाहिए है वर्ड, ये नहीं है कि होगा, ऐसा काम होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये लागू ही होंगे, ठीक है, ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करेंगे। इनके लिए हम किसी भी प्रकार की न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड कुछ तथ्यों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चंस को देखेंगे। तथ्यों को पढ़ने से हमें क्या आ जाएगी, एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है, जिससे हम हमारे आंसर को अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो आइए अब हम हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड तथ्यों को पढ़ते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो आइए अब हम हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत को पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को DPSP भी कहा जाता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिटी। यानी कि जो स्टेट की राजनीति है, जो राज्य की राजनीति है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और उनको क्या कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। यह किसके लिए होते हैं, सरकार के लिए होते हैं, ये जनता के लिए नहीं होते। जनता का क्या किया जाता है, कल्याण किया जाता है। ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाता है जिससे क्या हो, जनता का कल्याण हो सके। यह किसके लिए होते हैं, सरकार के लिए होते हैं। यह कहाँ है, भाग नंबर 4 में है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 36 टू लेकर 51 यह अनुच्छेद है। नेक्स्ट आता है हमारा कि अंबेडकर ने क्या कहा है। अंबेडकर को हम जानते हैं ना, भीमराव अंबेडकर को, कि इन्हें क्या कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किनका है, अंबेडकर जी का है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड कहा है कि यह भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्षण निहित है। यानी कि यह संविधान की एक विशेषता है, और वो भी कैसी अनोखी विशेषता है, जिसके अंदर एक कल्याणकारी राज्य का लक्षण निहित है। यानी कि ऐसे नीति, ऐसे निर्देशन, ऐसे सिद्धांत जिससे एक राज्य में रहने वाली जो जनता है उसका क्या हो सके, कल्याण हो सके। अब आते हैं हम हमारे अनुच्छेद पे। हमने देखे ना कि यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रखता है, 36 टू 51 तक अनुच्छेद रखता है। तो आइए अब हम एक एक करके अनुच्छेद को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आता हमारा अनुच्छेद 36 अनुच्छेद क्या कहता है, परिभाषा। किसकी परिभाषा देता है, DPSP की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 36 की कुछ ऐसे सिद्धांत होंगे जिससे क्या होगा, जनता का कल्याण
होगा। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि न्यायालय नहीं जा सकते। मैंने आपको बताया ना कि अगर सरकार इनका पालन नहीं करती तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे कि इलेक्शन होने से पहले सरकार कितने वादे करती है कि हम ये कर देंगे, हम वो करते हैं, लेकिन वो उनको पूरा नहीं करती। तो आप ऐसे थोड़ी ना कि आप न्यायालय में चले जाओगे कि सरकार ने बोला था कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, लेकिन वह उन चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, बट मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, लोक कल्याण की स्थापना हो सके। यानी कि समाज के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और जो राजनीतिक न्याय है उसके स्तर पर लोक कल्याण, यानी कि जो जनता है, जो लोग हैं, उनके कल्याण की स्थापना हो सके। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, कुछ बातों का जिक्र करता है। इसके अंदर कुछ बातें होती है जो किस प्रकार से हैं कि मेल और फीमेल को समान वेतन दिया जाए। यानी कि जो मेल है, पुरुष है, और जो स्त्री है उसको समान वेतन, अगर वो काम समान करते हैं तो उनके लिए वेतन भी तो समान होना चाहिए ना। तो उनके लिए क्या दिए गए हैं, कुछ समान काम और समान वेतन का प्रावधान दिया गया है। मैक्सिमम वेलफेयर, कि जितना हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, आप वेलफेयर के लिए काम करो, लेकिन यह है आपकी किसकी, राज्य की शक्ति पर निर्भर करेगा। आर्थिक संसाधनों के केंद्रीयकरण पर रोक, यानी कि जो संसाधन है वह किसी एक आदमी के पास ना रह जाए। इसीलिए तो क्या होती है, प्राइवेट भी चीज़ें होती हैं और गवर्नमेंट भी होती है, और क्या होती है, लिमिटेड होती है, ताकि जितनी भी पावर है वह एक आदमी के हाथ में ना जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा स्वास्थ्य पर ध्यान। जनता के स्वास्थ्य के लिए आप काम करें, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। समय समय पर वर्कशॉप दीजिए, सेमिनार कीजिए, कैंप्स लगाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ ध्यान दीजिए, वैकेंसी निकालिए, ठीक है, और डॉक्टर्स की भर्ती कीजिए। तो इस तरीके से लोगों को अवेयर करना अपनी हेल्थ को रिलेटेड। बच्चों को स्वास्थ्य वृद्धि में युक्त वातावरण, कि जो बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जिससे उनकी अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रदूषण का एरिया होता है वहाँ पर बच्चों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती ना, क्योंकि वहाँ का वातावरण कैसा है, दूषित है। तो उसके लिए भी काम करने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। अब नीति निर्देशक तत्व में ये भी आता है कि जो हमारी गंगा है उसकी कितनी बुरी कंडीशन हो गई है, ठीक है, यमुना की कितनी बुरी कंडीशन हो गई है, कि सरकार को इनको साफ करने के लिए कार्य करने चाहिए, ठीक है, अभियान चलाने चाहिए। लेकिन यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी और कैसे कंप्लीट करेगी। हम इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते कि सरकार ने यमुना गंगा को साफ नहीं किया है, ठीक है। आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 39A कहता है कि निःशुल्क न्याय। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह क्या नहीं कर सकता, एक वकील नहीं कर सकता, ठीक है। तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उस व्यक्ति को न्याय दिलवाएगा और एक वकील देगा, जो वकील उसको सलाह देगा, उसका केस लड़ेगा और उसको न्याय दिलाने में मदद करेगा। यह किसके द्वारा जोड़ा गया, 42 संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में से जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों के बारे में, कि हर गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। ये किसका सपना था, यह सपना था हमारे गांधी जी का, किसका, ग्राम स्वराज का। ग्राम स्वराज से रिलेटेड है कि हर गांव स्तर पर गांव की जो समस्या है वह वहां के सरपंच द्वारा ही क्या कर दी जाए, हल कर दी जाए। उनके लिए गांव के व्यक्ति को बाहर शहर में या कहीं और आने की आवश्यकता ना पड़े। 40 कहता है कि हर गांव में क्या होगी, एक ग्राम पंचायत होगी जो क्या करेगा, सरपंच द्वारा नियंत्रित होगी। सरपंच क्या करेगा, गांव के स्तर के कार्यक्रमों को करेगा, जैसे कि सड़कें बनवानी है, पानी की सुविधाएं करवानी है, ठीक है, और जैसे कि तालाब खुदवाने हैं, और भी जो भी खेत से रिलेटेड काम है, बीज से रिलेटेड काम है, वो किसके द्वारा किए जाएंगे, सरपंच के द्वारा किए जाएंगे। और यह किसका सपना था, गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 41 अनुच्छेद कहता है कि राज्य आर्थिक क्षमताओं तथा विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए सभी लोगों को काम, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध
कराना, जैसे कि हैंडीकैप। अब जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनको क्या दी जाती है, हमें पता है ना, अगर 50% से ज़्यादा क्या हो, विकलांगता, डिसेबिलिटी हो, तो हम क्या दी जाती है, उनको पेंशन्स दी जाती है ना, ताकि उनका आर्थिक क्या हो सके, विकास हो सके। उनको नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाता है ना, नौकरियों में आरक्षण उनको दिया जाता है, उनके लिए अलग फैसिलिटीज़ की जाती हैं। हमें एक पता है कि आजकल समावेशी शिक्षा का ज़माना है, एकीकृत करके पढ़ाना है बच्चों को, जिससे जो विकलांग लोग भी हैं वह भी क्या करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और उनका भी क्या हो सके, विकास हो सके। लेकिन ये पूरी तरह से किस पर निर्भर है, वहाँ की सरकार पर, राज्य पर निर्भर है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 42, प्रसूति सहायता। प्रसूति का मतलब है कि जैसे जब डिलीवरी होती है ना, तो उस समय जो महिला होती है उसको 3 महीने पहले, डिलीवरी के 3 महीने पहले और डिलीवरी के 3 महीने बाद क्या दी जाती है, छुट्टी दी जाती है, ताकि किसी प्रकार की भी महिला को परेशानी ना हो। यह भी प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। एक है हमारा मनोचित दिशा। मनोचित दिशा का मतलब है जो मेंटली रूप से क्या है, बीमार है, मेंटली क्या है, उसके अंदर इलनेस है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह काम नहीं कर सकता, और उसके लिए भी क्या दिया गया है, छुट्टियों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 43 अनुच्छेद कहता है कि निर्वाह योग्य वेतन, न्याय संगत वेतन, कि आपको ऐसा वेतन देना। अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे क्या रहा, हमारा वेतन भी बढ़ रहा है ना, समय समय पर डीए वगैरह लगा के क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। आज से 10 साल पहले अगर किसी मिस्त्री को एक दिन के 100 रुपये मिलते थे या फिर 500 रुपये मिलते थे, तो आज उस मिस्त्री को 1000 रुपये मिलते हैं। यानी कि समय के अनुसार उनके वेतन में भी क्या होती है, बढ़ोतरी की जाती है और न्याय संगत वेतन दिया जाता है। ऐसा नहीं दिया जा सकता कि नहीं, अब यह महिला है, ठीक है, तो हम इसको 700 रुपये दे देंगे और पुरुष को 1000 दे देंगे। नहीं, जो भी वेतन है वह क्या होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। काम के अनुसार, घंटों के अनुसार क्या किया जाना चाहिए, वेतन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 43A, जिसमें क्या होती है, श्रमिकों की भागीदारी। कोई भी कंपनी है, कोई भी उद्योग है, उसके अंदर क्या हो, श्रमिकों से भी पूछना चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्योंकि वह काम करते हैं और इसलिए कंपनी के अंदर उनकी भी हिस्सेदारी, भागीदारी है। ऐसा नहीं, हमें पता है कि जो लेवल होते हैं ना, सबसे ऊपर होता है CEO, फिर मैनेजर्स आते हैं, अकाउंटेंट्स आते हैं, क्लर्क्स आते हैं, फिर कौन आते हैं, श्रमिक यानी कि मजदूर आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन है वो केवल CEO ले ले, नहीं, वह क्या करेगा, अपने श्रमिकों से उसको पूछेगा कि क्या यह डिसीजन ठीक है या गलत है। कुछ कंपनियों में श्रमिकों के भी शेयर्स होते हैं, जिससे कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा 43B, जिसके अंदर सहकारी संस्थाएं, जिसके अंदर हमें पता है 3 तरीके की होती है ना, एक तो गवर्नमेंट द्वारा की होती है, एक होती है प्राइवेट जो किसी पर्सन, किसी संस्था द्वारा संचालित होती है, एक होती है लिमिटेड, जिसमें क्या होता है कि हाफ गवर्नमेंट और हाफ प्राइवेट होती है। जैसे कि अभी बसों का, रोडवेज का क्या किया गया था, प्राइवेटाइजेशन किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर किस चीज़ का प्रावधान है, जो लिमिटेड है ना संस्थाएं, उनका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 है कि समान नागरिकता संहिता, कि सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, यह इसके अंदर प्रावधान है। नेक्स्ट आता है हमारा 45 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पोषण। देखिए, अब हमें पता है कि आंगनवाड़ी खोली गई है ना, आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल भी बना दिया गया है। जो 6 वर्ष से कम बच्चे, अब 6 वर्ष का बच्चा तो स्कूल जाने लगता है, वहाँ पे तो मिड डे मील की सुविधा है, ठीक है, तो वहाँ से उसको शिक्षा और पोषण प्राप्त हो जाएगा। और 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो 2002 में आया था, कौन से 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और इसका अनुच्छेद किसके अंदर रखा गया है, 21 के अंदर रखा गया है। तो अब यह कहता है कि जो 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चे हैं उनके लिए जो प्राथमिक शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है, उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट आता हमारा अनुच्छेद 46 अनुच्छेद कहता है कि जो अनुसूचित जाति और जो जनजाति हैं उनके लोगों के लिए शिक्षा व आर्थिक हितों के लिए कार्य करना, समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय
व शोषण की रक्षा करना, कि किसी भी प्रकार की जो ऐसी कैटेगरी होती हैं, जो जनजातियां होती हैं, जो जंगलों में रहती हैं, उनके लिए क्या आप देखते हैं ना कि जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए भी स्कूल्स वगैरह खोले गए हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड करने की मांग रखी गई थी तथा एक पहल की गई है। तो उससे रिगार्डिंग जो भी कानून बनाए जाएंगे या उनके हितों के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे, उनको समानता का अधिकार दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा और सामाजिक न्याय की उनको भी वकील दिया जाएगा, वह अपनी बात को रख सकते हैं और वह शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। तो यह प्रावधान किसके अंदर है? अनुच्छेद 46 में है। जाता है हमारा अनुच्छेद 47 अनुच्छेद कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए पोषण युक्त भोजन व्यवस्थित करना। इसीलिए तो देखिए, जब दिवाली आती है, दिवाली के टाइम पर सर्चिंग की जाती है ना मिठाइयों की, कि कैसा तेल यूज़ किया गया है, कैसा घी यूज़ किया गया है, कैसा दूध यूज़ किया गया है, उनको चेक किया जाता है कि कहीं कोई गलत चीज़ें तो नहीं बन रही हैं। तो यह है किससे रिगार्डिंग है? 47 के, कि सभी व्यक्तियों के लिए पोषण युक्त क्या दिया जाए? भोजन की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कि दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा, कृषि व पशुपालन की व्यवस्था। अब हमें पता है कि कुछ लोग हैं वो पूर्ण रूप से किस पर व्यवस्थित हैं? कृषि पर। हमारा देश भारत है, उसकी जो 75% जो भाग है, जो जनसंख्या है, वह कृषि पर निर्भर है और पशुपालन पर। तो उनके लिए जो कृषि करते हैं और जो पशुपालन करते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। जैसे कि गाय हमारी माता है, पूजनीय है, ठीक है, ये इसको हम हमारे धर्म से जोड़कर पढ़ते हैं। तो जो गाय के वध पर रोक लगाई गई है, वह किससे अनुसार लगाई गई है? 48 के अनुसार लगाई गई है। और जो दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए लोन की व्यवस्था की गई है, इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है। तो किसके अनुसार की गई है? वह शिक्षा, कृषि और पशुपालन के लिए की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा 48A। 48A कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन व्यवस्थाओं की स्थापना, कि जो पर्यावरण है उसको हमें बचा के रखना, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी यह चीज़ें देखने को प्राप्त हो। अगर हम अभी सारे पेट्रोल को ख़त्म कर देंगे तो क्या जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको पता होगा कि पेट्रोल नाम की भी कोई चीज़ होती थी? तो जो पर्यावरण के स्रोत हैं उनको बचाना तथा जो वन है उनकी रक्षा करना, यह किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, जो किसके अनुसार दी गई है? 48A के अनुसार दी गई है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य राष्ट्रीय समाज को तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि जैसे कि हमारा लाल किला है जी, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ऐसी जो चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको संरक्षण करना, समय समय पर उनकी लिपाई पुताई करवाना, उनको ठीक करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, ये सभी किसके अंदर दिए गए? अनुच्छेद 49 पे। लेकिन अगर सरकार की इच्छा है तो वह करवा सकती है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर हम ताजमहल या लाल किले को क्या करवाने लगे, पेंट, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे हम लाल किले को पेंट करवाने लग जाएं तो कितने दिन में होगा? यह कितना ज़्यादा खर्चा आएगा, उसके लिए बजट भी चाहिएगा। लेकिन अगर सरकार की आर्थिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वह इसको करवा सके तो वह इसको नहीं करवाएगा। लेकिन हम इससे ये नहीं कह सकते कि सरकार को करवाना ही होगा। हम यहाँ पर होगा वर्ड नहीं लगाते, हम यहाँ पर लगाते हैं चाहिए, कि यह पूर्ण रूप से सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करना। कार्यपालिका में कौन आएगी? हमारी संसद आएगी। हमें पता है ना, 3 चीजें होती है, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? हमारे संविधान के अभिभावक होती है, जो हमारे संविधान की रक्षा करती है। इसमें जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका संरक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। तो जो कार्यपालिका है उसका अलग कार्य है, जो न्यायपालिका है उसका अलग कार्य है। इन दोनों को पृथक किया गया है, अलग अलग किया गया है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 50 के द्वारा। इसको हम याद कर सकते हैं कि जो 50 है, 50 का मतलब क्या होता है ना, हाफ कर देना। तो जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका, उनको क्या कर दिया हमने? 50-50 कर दिया, यानी कि आधा आधा कर दिया। आप इसके कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे और आप इसके कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की स्थापना करना भी नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। यह थे हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51। हमने इनको पढ़ लिया है। एक स्टेटमेंट है जो बहुत जरूरी है और कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है, किसके द्वारा? के.टी. शाह द्वारा। के.टी. शाह ने क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि ये चेक तो है, प्रलोभन तो है ये, लेकिन ये पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इन कार्य को करे या ना करे, कि यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह उसका भुगतान करे या ना करे। तो यह थे हमारे कुछ तथ्य जो रिगार्डिंग थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या इनको हम कह सकते हैं DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके अंदर हमने देखा कुछ तथ्यों को। अब हम इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। जो भी तथ्य हमारे इनके अंदर रह गए हैं हम उनको क्वेश्चंस में कवर अप करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कर लिया है। तो आइए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से? तो किससे किए गए? आयरलैंड से किए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो हमने पढ़ा था ना कौन से भाग में है? 4th भाग में है। सेकंड में तो क्या है? हमारी नागरिकता है। थर्ड में क्या है? हमारे मौलिक अधिकार है। फोर्थ में क्या है हमारे? फोर्थ में है हमारे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया? हमने पढ़ा था ना 36 से लेकर 51। तो वह ऑप्शन नंबर किस में है? सी में इनका वर्णन है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है, संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय नागरिकता है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो कौन कौन से सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या उपरोक्त सभी? आर्थिक सिद्धांत इसके अंदर निहित है। प्रशासनिक तो नहीं है ना, कि जरूरी थोड़ी ना है कि उनका पालन ही होगा। यह किस पर करेंगे? जो राज्य है, जो सरकार है, उसकी आर्थिक स्थिति पर क्या करेंगे? निर्भर करेंगे कि वह इनको लागू करे या ना करे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इसका हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा? ए, कि कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, कि हमें एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी है जो क्या हो? कल्याणकारी हो, जनता का जिससे कल्याण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन कहता है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका आंसर आएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट आता है हमारा 8 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधानुसार दे उत्तर दिनाकृत चेक कहा है? तो हमने की थी ना, कौन सी थी? के.टी. शाह। किसने कहा है? के.टी. शाह ने ऐसा कहा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा
अधिक प्रभावशाली बताया है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये क्या है, मौलिक अधिकार से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो यह किसने कहा है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 43वें, 44वें, 45वें। तो किसमें कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा 10 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो समाजवादी जो व्यवस्था स्थापित होगी उसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? मूल अधिकारों से, मूल कर्तव्यों से, नागरिकता से या नीति निर्देशक तत्व से? कहाँ से मिलती है? नीति निर्देशक तत्व से मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? 42वें संविधान संशोधन में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में। तो किस में दिया जाता है? वह दिया जाता है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या है? वाद योग्य नहीं। वाद योग्य तो कौन थे? वाद योग्य कौन है? हमारे मौलिक अधिकार है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो हमारे वाद योग्य है। और ये क्या है? मौलिक अधिकार है। वाद योग्य नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से हैं? वाद योग्य नहीं है, इनको हम चुनौती नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन करने निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यानी कि काम को करना, प्रारंभ करना किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर या राष्ट्रपति की इच्छा पर? तो किसके ऊपर? सरकार के जो पास उपलब्ध संसाधन है उस पर यह पूर्ण रूप से निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? हमने देखा ना, ये तो क्या होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं तो सभी को, भारत के नागरिक होने के नाते सभी को प्राप्त होते हैं। इनका हनन नहीं किया जा सकता है, इनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन नीति निर्देशक को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कि हम ऑप्शंस के अनुसार देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। बी कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ये बात तो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि मूल अधिकार है वो वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि जो मूल अधिकार है वह तो वाद योग्य है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वह वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बताना है कौन सही है, किस किस के बारे में? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में और जो DPSP है उनके बारे में। दोनों में कोई अंतर नहीं है, यह बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन दोनों में अंतर है कि एक तो वाद योग्य है, जो फंडामेंटल राइट्स है वह हमारा क्या होता है? वाद योग्य होता है। जो DPSP होते हैं वह वाद योग्य नहीं होता। इनके लिए न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन DPSP के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वे दोनों वाद योग्य नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? वाद योग्य हैं। वे एक दूसरे के विरोधी हैं नहीं, यह बात भी गलत है, वह एक दूसरे के विरोधी थोड़ी ना है, ठीक है, तो वे क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन कहता है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्शित वर्णित है। तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में या संविधान की प्रस्तावना में? तो किस में है? वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जो नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका हनन हो? हाँ, कुछ का नहीं, या वादग्रस्ता कुछ है उनका हो सकता है, जैसे कि आवागमन पर मान लीजिए कि रोक हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर सड़कें बन रही है या फ्लाईओवर बन रहा है, तो वहां से आपको रास्ता क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा ना दूसरे रास्ते से। तो कुछ का क्या हो सकता है? वहां पर हनन हो सकता है। नेक्स्ट आता हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को
प्रोत्साहन देना संहित है तो किसमें है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, 9वीं सूची में, तो किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया वह एक है, तो क्या है? मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? तो किसका है? वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायालय, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण का प्रावधान है? कि न्यायपालिका हमने किया था ना कि अनुच्छेद नंबर जो 50 था हम उसको हाफ कर देते हैं, यहाँ पे न्यायपालिका है और यहाँ पे कार्यपालिका है, दोनों को हमने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो किसके अंदर है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो कौन सा है? 50 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? क्या कारण था इनको सम्मिलित करने का? तो क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वैच्छिक आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो किसके लिए था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इनका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 22। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? तो किसमें है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में? किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 23 क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करते हैं। 24 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल है। 14 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 24। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करना यह बिल्कुल था। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना यह था, क्योंकि हमने देखा था यह 2002 में किया गया था ना, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। और इसके अंदर 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए पोषण युक्त जो भोजन था उसकी व्यवस्था भी की गई थी और शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। गोवध थी, निजी संपत्ति की समाप्ति, यह इसका सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? निजी संपत्ति की समाप्ति इसका एक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो क्या नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषणाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ये तो बिल्कुल है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों को बढ़ाना, बिल्कुल है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, बिल्कुल है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, यह है इसका लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 26 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पष्टता का उन्मूलन, बिल्कुल है। धर्म की स्वतंत्रता, बिल्कुल है। आने जाने की स्वतंत्रता, बिल्कुल है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, तो कौन सा आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, इसके अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 27 क्वेश्चन कहता है कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है जब क्या हो? ग्राम पंचायतों की स्थापना हो, गोवध पर प्रतिबंध हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया गया हो, आय की असमानता को कम से कम करना हो। तो क्या आएगा? ग्राम पंचायतों की स्थापना करना एक समाजवादी माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? किसे कहा गया? नंबर 1 आता है हमारा
श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण बिल्कुल कहा गया था। स्वराज्य स्वशासन के प्रभावी अंकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, तो यह किससे रिलेटेड था? गांधी जी से रिलेटेड था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 29, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? किसके लिए है? नागरिक के लिए है, राज्य के लिए है, समाज के लिए है या संघ के लिए है? तो किसके लिए है? राज्य के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 30 क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो किस राज्य में है? वह हमारे मेघालय में, केरल में, हरियाणा में या गोवा में? तो किसके अंदर है? गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो कब तक की जाती है? 14 वर्ष तक, 15 तक, 16 तक या 18 तक? तो कब तक की जाती है? 14 वर्ष तक इसकी स्थापना की जाती है। और अगर यही केस का किसी डिसेबिलिटी से हो जाए या हैंडीकैप से हो जाए तो उसको 16 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो कैसे भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए है। पूर्वोक्त से इनका अभिप्राय है कि जो मौलिक अधिकारों से, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इसमें से कोई नहीं, तो आंसर इसका आएगा हमारा सी, क्योंकि परिवर्तनीय का मतलब होता है कि फोर्सफुल। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? दबाव डलवा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम याचिका दर्ज कर सकते हैं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रीट्स जारी की जाएंगी और हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो हम किसी प्रकार से यहाँ पर फोर्स नहीं लगवा सकते, किसी तरीके की याचिका दर्ज नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 33 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वह क्या है? अधिक प्रभावशाली है। किससे? मूल अधिकारों से। तो यह किस में थी? 26वां, 42वां, 43वां या 52वां? तो किसके अंदर थी? 42वें संविधान संशोधन के अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस में है? 36 में, 38 में, 49 में या 51 में? तो वह किसके अंदर है? 38 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 35 क्वेश्चन कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? 39 में, 39A में, 40 में या फिर अनुच्छेद 44 में? तो किसके अंदर किया गया है? यह किया गया अनुच्छेद 39A के अंदर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 36 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देशन करता है? तो कौन सा करता है? 32, 40, 48 या 51? तो वह करता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान प्राप्त करने की बात कहाँ कही गई है? तो किस में की गई है? अनुच्छेद 40 में, 44 में, 45 में या 48 में? तो किस में की गई है? अनुच्छेद 44 में की गई है। देखो इक्वल है ना दोनों, 4-4, तो एक समान सहायता सिविल, तो एक समान सिविल सहायता प्रदान अनुच्छेद नंबर 44, इसके अंदर क्या कहा गया कि एक समान सिविल सहायता प्राप्त करने की बात कही गई है। देखो सेम है ना दोनों, 44, तो एक समान सिविल सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 38 क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया? 45 में, 58 में, 46 में या 50 में? तो किस में किया गया है? 50 में। हमने किया था ना कि यहाँ पे कार्यपालिका है और यहाँ पे न्यायपालिका है, इनको क्या कर दिया? 50-50 कर दिया कि आप इसके कार्य क्षेत्र में दखल नहीं करेंगे और आप इसके कार्य क्षेत्र में दखल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो किसका है, 48 का, 52 का, 51 का या 44 का। तो कौन सा अनुच्छेद है, वह है हमारा अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो किस में की गई है, अनुच्छेद 45 में, 46 में, 47 में, 48 में। तो किस में की गई है, अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था प्रदान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 के अंदर क्या किया गया है, हमारा 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चों के लिए पोषण दिया गया है। 46 के अंदर क्या किया गया है, शिक्षा का प्रावधान किया गया है जो दुर्बल वर्ग है। 47 के अंदर पोषण युक्त भोजन का है और 48 के अंदर क्या है, दुर्बल वर्ग के लिए कृषि पशुपालन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो किसके अंतर्गत रखा गया है, 18, 41, 21 या 46। देखिए 18 और 21 तो किसके अंदर चले गए, फंडामेंटल राइट्स के अंदर चले गए ना। हमने 12 से कहाँ तक पढ़े थे, 35 तक पढ़े थे। तो ये 18 और 21 तो अनुच्छेद किसके अंदर चले गए, फंडामेंटल राइट्स के अंदर चले गए। और 41 और 46 किसके अंदर आ गए, DPSP के अंदर आ गए। अब इन दोनों में से हमें बताना है कि जो काम करने का अधिकार है वह किस अनुच्छेद में है। वह अनुच्छेद है हमारे 41 में है। और 46 में क्या है, हमारी जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके लिए शिक्षा, समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 42 क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो देखिए 40 के अंदर क्या है, 41 के साथ क्या है, 44 के साथ क्या है और 48 के साथ क्या है। देखो हमने किया था ना 44 के साथ क्या है, इक्वल है, तो क्या आएगी, समान नागरिक संहिता आएगी। अभी हमने क्या था 41 में क्या था, काम करने का अधिकार था। 40 के अंदर क्या था, ग्राम पंचायतों का गठन था। और 48 के अंदर क्या था, पशुपालन और कृषि था, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट। तो 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिनिषेध, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के लिए औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोगों का प्रतिनिषेध। तो इसका आंसर क्या है हमारा 2। ये तो किसके अंदर था, मौलिक, उसके अंदर था ना, मौलिक अधिकार के अंदर था ये हमारा, कि आप किसी के साथ शोषण नहीं करोगे, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, किसी तरीके का शोषण नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 44 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुष और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया, नहीं, परिभाषित तो बिल्कुल किया गया है। तो कौन सा सही है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो केवल दूसरे वाला, क्योंकि हमने देखा कि बढ़ावा देने के लिए कोई बंद नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए हैं कि अगर महिलाएं और पुरुष काम कर रही हैं तो दोनों के समान काम के लिए इनको दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। यह नीति निर्देशक में भी है और मौलिक अधिकार में भी है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है, मंद निषेध, समान कार्य हेतु समान वेतन, काम का अधिकार या सूचना का अधिकार। तो हमारा 45 कहता है कि इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन नहीं है, मंद निषेध बिल्कुल है, समान कार्य हेतु समान वेतन बिल्कुल है, काम का अधिकार बिल्कुल है, लेकिन सूचना का अधिकार इसके अंदर नहीं है। यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन RTI है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन यह अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 46 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था।
कौन सा? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के उपबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया? सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता इसके अंदर नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 47 कहता है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्व में, या ए सी दोनों में? तो ए और सी दोनों में यह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षा देना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कार्यक्रमों के लिए यथोचित अवकाश व सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो उपरोक्त में से कौन सी गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं? तो कौन से होते हैं? ऑप्शन 1 2 4, 2 3, 1 3 4 या 1 2 3 4। ऑप्शन इज द बी, यानी कि केवल 2 और 3, यानी कि जो ग्राम पंचायतों का संगठन है और जो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है, यही इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निषेधित है? तो किस में है? 47 में, 37 में, 50 में या 48 में? तो यह हमारे 47 में है। तो आज के लिए हमारे यह क्वेश्चन इतने ही थे। तो आशा आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।